हुकूमत साजी में ताखीर, काबीना और वज़राए आला के नामों का ऐलान न हो सका। हुकूमत साजी का मामला 14 अगस्त के बाद तक जा सकता है, फवाद चौधरी का बयान। MQM तहरीक इंसाफ की हिमायत करेगी, माहिदा तय पा गया। क्या पंजाब के इख्तिदार का हुम्मा डॉक्टर यास्मीन राशिद के सर पर बैठेगा? इलेक्शन में RTS की नाकामी का जिम्मेदार कौन है? पूछेंगे तहरीक इंसाफ की रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद से, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा निहाल हाशमी से और तजियाकार अंसार अब्बासी से। वेलकम टू द शो। इलेक्शंस को 8 रोज गुजर चुके हैं मगर तहरीक इंसाफ अभी तक हुकूमत साजी के मरहले में उलझी हुई है। कैबिनेट के अरकान पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में जो भी वजीर आला बनेगा उनके नाम भी अभी सामने नहीं आ सके। मुख्तलिफ नाम जरूर फ्लोट किए गए। तहरीक इंसाफ का एक तरफ तो ये दावा है कि उसे 175 अरकान की हिमायत हासिल हो चुकी है और वो जो नंबर गेम बताते हैं उससे वो नजर भी आता है, मगर उसके साथ ये भी तस्लीम किया गया है कि हुकूमत साजी में मजीद ताखीर हो सकती है और शायद बात 14 अगस्त से भी आगे चली जाए। इस हवाले से आज तहरीक इंसाफ के तर्जुमान फवाद चौधरी ने क्या कहा, लेट्स वॉच हिम। पंजाब कैबिनेट वज़ीर आला ये प्रेरोगेटिव है इमरान खान साहब का। इमरान खान ने ये फैसला करना है बहैसियत वज़ीर आज़म और बहैसियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह के कि कौन किस ओहदे के लिए मौजू है। लेकिन जो कानून है वो ये है कि जैसे इलेक्शन कमीशन ने ये बताया है कि 11 तारीख तक इसके नोटिफिकेशन मुकम्मल होंगे। 11 के बाद सेशन किसी वक्त कॉल हो सकता है विद इन 21 डेज। तो मुझे लगता ये है कि शायद हम 14 अगस्त तक ये मुकम्मल ना कर पाए। कोशिश थी कि 14 अगस्त तक ट्रांजिशन मुकम्मल हो सके, लेकिन मुझे लगता है कि शायद 14 अगस्त। हम पहले से बात करेंगे, फिर RTS के ऊपर भी कंट्रोवर्सी बढ़ती चली जा रही है। बट आई स्टार्ट विद यू अंसार अब्बासी साहब, कितना टाइम ले सकते हैं ऑब्वियसली, लेकिन एक तासुर भी था कि PTI इज रेडी टू गो, लेकिन जितनी देर हो रही है नामों के आने से, हुकूमत साजी से, उससे वो तासुर पे कोई असर पड़ रहा है? देखिए मेरा नहीं ख्याल, एक्चुअली जितनी टाइट किस्म का स्प्लिट मैंडेट मिला है ना कि अपोजिशन और PTI को, कि PTI को कुछ लोग चाहिए फेडरल में भी और पंजाब में भी टू सिक्योर सिंपल मेजॉरिटी, जो कि मुश्किल से ज़ाहिर होगी लेकिन सिंपल मेजॉरिटी मिल जाएगी इनको। तो उसमें मेरा नहीं ख्याल कि कोई इतना सीरियस मसला है। ज़ाहिर है कुछ एश्योरेंसेस चाहिए और ज़ाहिर है एक देखें आप एक आइडियलिस्टिक पॉलिसी एक आइडियलिस्ट किस्म की आप पॉलिटिक्स करना चाह रहे थे, लेकिन अब आपको प्रैग्मेटिक एक पॉलिटिक्स की ज़रा रिक्वायरमेंट है बिकॉज आपको एक सिंपल मेजॉरिटी लेनी है और उस वजह से आपको आज़ाद। अगर 20 सीटें और होती PTI के पास तो शायद देखिए अगर सिंपल मेजॉरिटी 137 प्लस होती तो फिर तो ज़ाहिर है कोई मसला नहीं था, लेकिन अब PTI इज़ डिपेंडेंट ऑन नॉट ओनली ऑन इंडिपेंडेंट, जो कि चलें शामिल हो गए, लेकिन जो बाकी छोटी पॉलिटिकल पार्टीज़ या अलायंसेज हैं तो अब उन सबको लेके उनको एश्योरेंसेस देना सब कुछ ज़ाहिर है हर एक की आपको पता है। लेकिन जो आज हारून रशीद साहब ने लिखा, उन्होंने कहा कि गैर जानिबदार भी अब ये कह रहे हैं कि पंजाब में तहरीक इंसाफ की अब अक्सरियत है, सो वी आर रेडी। देखिए मेरा ख्याल है कि बना लेंगे ये गवर्नमेंट पंजाब में भी और फेडरल गवर्नमेंट में भी, लेकिन विद सम डेफिनेट कॉम्प्रोमाइजेस एंड द कॉम्प्रोमाइजेस अभी शुरू में कॉम्प्रोमाइज करें, क्योंकि जो इत्तला हमें बनी गाला से मिल रही है कि खान साहब कह रहे हैं मैंने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। देखें ये तो कॉम्प्रोमाइज हुआ ना कि आप इंडिपेंडेंस को भी ले रहे हैं, आप MQM को भी ले रहे हैं, आप हर पॉलिटिकल पार्टी को ले रहे हैं एक्सेप्ट 3 पाकिस्तान। इंडिपेंडेंट को लेना कॉम्प्रोमाइज कैसे है? वो तो कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है। नहीं, चूंकि खुद कहा था, नहीं मैं और बात कह रहा हूँ, चूंकि खुद इमरान खान ने कहा था कि जो इंडिपेंडेंट होते हैं उनको मत वोट दें और वो तो पैसा बनाने के लिए आते हैं, ये सारा कुछ उन्होंने खुद कहा था। और बट डू यू एग्री कि उन्होंने सही कहा? देखें मैं ये कहता हूँ कि इमरान खान अभी तक जो है जो गवर्नमेंट फॉर्मेशन के लिए जो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी करती है पाकिस्तान में, बेशक वो PMLN हो, पाकिस्तान पी पार्टी हो, दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। वो वही कुछ करते हैं, वही कुछ कर रहे हैं कि सबको मिलाना है, किसी भी तरीके से मिलाना है। व्हाट कुड बी डिफरेंट?
नहीं देखें, अट्रैक्ट कर रहे हैं ना आप, किसी तरीके से बस कहते हैं कि हमारी किसी तरीके से गारमेंट बन जाए, किसी तरीके से गारमेंट बन जाए, तो बस वो जाहिर है वही हो रहा है। अब बट कर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही रहे हैं। नहीं जाहिर है, क्योंकि, बिल्कुल horse जाहिर है, trading के नहीं भी- जाहिर है कॉन्स्टिट्यूशन। देखें हॉर्स ट्रेडिंग का हमें नहीं पता, इल्जाम लग रहे हैं, लेकिन आई एम नॉट श्योर कि पैसा इसमें इन्वॉल्व है कि नहीं, वाकई पैसे दिए गए, इल्जामात लग रहे हैं, लेकिन मेरे पास कम से कम कोई एविडेंस ऐसा नहीं है। लेकिन आदो ये ज़रूर है कि बाकी लोगों के ऊपर अगर आप कहते हैं कि सादिक और अमीन नहीं है और उसको तो पॉलिटिक्स में आना ही नहीं चाहिए, तो यहाँ पे वो जिसको हालांकि उसके भी ऊपर मेरी रिजर्वेशंस हैं, जिस शख्स को डिक्लेयर किया गया कि सादिक और अमीन नहीं है, तो वो सब कुछ डिलीवर कर रहा है आपको। इसमें जो इफ्तिखार साहब हैं, पहले वो जियो में भी रहे हैं, उनका कहना ये था कि कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि डिस्क्वालीफाई किया सुप्रीम कोर्ट ने उनको, ये नहीं कहा कि आप सांस भी ना लें या मैं यही कहता हूँ। देखें मैं तो एक तो मेरा ख्याल ये है कि गलत तरीके से डिस्क्वालीफाई हुए, ये नहीं बाकी भी जो, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जो फिर जब अगर सादिक और अमीन डिक्लेयर नहीं हुए और अगर उस चीज़ ने हर्ट किया नवाज शरीफ को, उनके लिए अगर कोई डिफरेंट मेयर है या डिफरेंट स्टैंडर्ड है उनको जज करने का, तो फिर वो इनके लिए डिफरेंट नहीं होना चाहिए, एक ही जैसा होना चाहिए। अगर वो बुरे हैं तो ये भी फिर बुरे हैं, अगर वो अच्छे हैं तो फिर ये भी अच्छे हैं। ओके, यास्मीन राशिद साहबा, थैंक यू सो मच। एक तो बहुत बहुत मुबारक फॉर अ कैंपेन, वेरी वेल फॉट, और आप उन फ्यू एग्जांपल्स में से जो हमें नजर आता है कि मेहनत करके खुद डोर टू डोर करके भी इंसान आगे जा सकता है, जीते या ना जीते, ये दैट बिकम्स इररिलेवेंट। आपके लिए 2 आर्टिकल्स मेरे सामने हैं। हारून रशीद साहब का ख्याल है कि आपको जो है वजारत सेहत का फैसला किया गया है। नुसरत जावेद साहब का ख्याल है आप चीफ मिनिस्टर बनने जा रही हैं, आपका क्या ख्याल है? खाला फरिया, लोगों के मेरे हक में आर्टिकल लिखना, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उनकी, अगर ये मेरे बारे में ये सोच रहे हैं। इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि ये डिसीजन इमरान खान साहब ने लेनी है, और मेरी जो उनसे मुलाकात हुई उसमें सिर्फ जो बातें हमारी हुई हैं वो हमारी अपनी पार्टी के सिलसिले के अंदर बात हुई कि हमें आगे तंजीमों को किस तरह मजबूत करना चाहिए, और एक उन्होंने ये कहा कि आपने पंजाब में रहना है और हम जो भी चाहते हैं कि हमारे कैंडिडेट्स जो हैं जो पंजाब में रह के मज़ीद पंजाब के अंदर काम करें। और सेहत की बात भी उन्होंने मुझसे बहुत डिटेल में की, क्योंकि उनको परेशानी इस बात की है कि सेहत की जो सहूलतें हैं वो शायद पंजाब में उस तरह नहीं बेहतर हुई और जिस तरह हम उस पर काम करना पड़ेगा। इसलिए ये जो भी सोच है, और अगर किसी ने मेरे पे आर्टिकल लिखा है तो मैं उनका शुक्रिया अदा कर सकती हूँ कि वो मुझे इस काबिल समझते हैं, लेकिन अभी किसी से कोई खान साहब ने कमिटमेंट नहीं की, तो इट इज़ रॉन्ग ऑन आवर पार्ट टू कीप ऑन सपोजिंग कि कौन बन रहा है कौन नहीं बन रहा। नाम आ रहे हैं ज़रूर, बट एंड डिसीजन इमरान खान साहब ने लेना है। राइट। डॉक्टर साहबा, आपने कहा सेहत के हवाले से भी हमने देखा कि खैबर पख्तूनख्वा में भी वो अचीव नहीं कर सकी पीटीआई जो वो करना चाहती थी। आप क्या समझती हैं, क्या स्टेप्स लेना चाहिए? अगरचे कुछ तब्दीलियाँ हैं, लेकिन वो नहीं अचीव कर सके। खुद खान साहब ने हमारे प्रोग्राम में कहा कि बहुत सारे ब्यूरोक्रेटिक इश्यूज हैं और मामलात हैं। सो अभी पंजाब में क्या चैलेंजेस होंगे और क्या उनके लिए करना चाहिए? इम्पोर्टेंट जो बहुत बड़ी एक तब्दीली आई है सेहत के अंदर, वो एक गरीब आदमी के पहुँच के अंदर आपने सेहत की सहूलत इस तरह कर दी कि जितने लोग पावर्टी लाइन से नीचे रह रहे थे और बेनज़ीर सपोर्ट प्रोग्राम में थे, उन सबको सहूलत कार्ड दिया गया जिसकी कीमत तकरीबन 5,30,000 है, ताकि उनकी फैमिली को सेहत की सहूलत चाहे निजी अस्पताल में या सरकारी अस्पताल में जहाँ भी जाएं, उनको कम से कम पैसे की वजह से ये सहूलत ना मिलना जो है वो ना हो सामने। और उसकी वजह से ये बहुत बड़ा, दिस वाज अ वेरी बिग स्टेप टेकन, और इस स्टेप की वजह से एक गरीब आदमी को कम से कम घर में ये सुकून ज़रूर आ गया कि अगर खुदा न खास्ता मेरे घर में कोई बंदा बीमार हो तो अब मुझे कोई कर्जा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, दरवाज़ों में जाके लोगों के पैसे नहीं मांगने पड़ेंगे, और जाके मैं इस कार्ड के साथ जाके अपने बच्चों का भी इलाज करा सकता हूँ, अपने घर वालों का भी। दैट वाज अ वेरी बिग स्टेप। नंबर 2, इन्होंने मेजर टीचिंग हॉस्पिटल्स को पेपरलेस एनवायरनमेंट करके एक उस सर्कल में लेके आए जो एक डेवलप्ड मुल्कों के अंदर आप देखते हैं, और वो एक बहुत बड़ा कि भाई हर बंदा जो किसी सरकारी अस्पताल में आया उसने अपना जब कार्ड बनवा लिया वहाँ का, तो उसकी सारी हिस्ट्री जो है वो रिकॉर्ड पे आ गई है, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कम से कम वक्त बचता है जब वो किसी और अस्पताल में भी जाएं, दैट रिकॉर्ड कैन बी ईजिली एक्सेस। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो चला है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। आप याद रखिए कि खैबर पख्तूनख्वा में वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाना दुनिया का मुश्किल तरीन काम था, पर्टिकुलरली पोलियो वैक्सीनेशन का। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वैक्सीनेशन प्रोग्राम हैज़ बीन कम्प्लीटली सक्सेसफुल। सबसे बड़ी बात है कि इंसेंटिव रखा गया पेरेंट्स के लिए कि जब सारे बच्चों की आप वैक्सीनेशन मुकम्मल करते हैं
तो आप वो कार्ड लाके किसी हुकूमती अस्पताल में जाएंगे, ना सिर्फ उनको इनाम दिया जाता है पेरेंट्स को, दे गेट एन इनाम ऑफ 1500 रुपीज, उसके अलावा एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। सो ये तमाम जो स्टेप्स हैं आप चाहेंगे कि पंजाब तक लेकर आएं या कोई और नए स्टेप्स, अगर मतलब आप सजेस्ट करेंगे? अभी तो हम नहीं कह सकते सजेस्ट। देखिए मकसद ये है कि सेहत की जो सहूलत है, एक आम आदमी की ज़िंदगी में अगर खुदा न खास्ता घर में कोई बीमार हो जाए और वो बेचारा मजदूर है या रोज़मर्रा का काम करता है, तो आप इमेजिन नहीं कर सकते, इसको हम अपनी ज़ुबान में हेल्थ शॉक कहते हैं, कि उसको अपनी नौकरी छोड़नी पड़ती है, बच्चों का ख्याल करना पड़ता है। तो अगर ये सहूलत मिल जाएगी उसको, कि उसको पैसे की फिक्र ना हो, तो मैं यकीन से आपको बता रही हूँ कि इंसान की ज़िंदगी में बड़ी वो सब्र आ जाता है कि अब मुझे कम से कम अपने बच्चों की सेहत की तरफ से कोई टेंशन नहीं है। दूसरी अहम चीज़ ये है, I absolutely agree with you, जी, प्रिवेंटिव मेडिसिन जो है, जी, बात मुकम्मल हमने वहाँ बहुत ज़्यादा काम प्रिवेंटिव मेडिसिन पे किया है। और हमेशा याद रखिए कि क्यूरेटिव मेडिसिन से ज़्यादा अहम होता है कि आप पैसों की इन्वेस्टमेंट प्रिवेंटिव मेडिसिन में करें, जिस तरह वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स है, एंटीनेटल केयर है। आपको पता है कि हर वो खातून जो किसी सरकारी अस्पताल में अपने आप को एग्जामिन करवाने जाया करती थी हमल के दौरान, उसको बाकायदा पैसे दिए जाते थे कि आप यहाँ तशरीफ लाइए। डिलीवरी के टाइम पे भी पैसे दिए जाते थे। एक 2700 रुपए का पैकेज बनाया गया था हर हामला खातून के लिए, उसको इनकरेज करने के लिए कि वो अस्पताल में आए, अपनी डिलीवरी वहाँ करवाए और पोस्ट नेटल चेकअप भी वहाँ करवाए। उससे ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ गया। जो शरह अमवात होती है ड्यूरिंग नॉर्मल डिलीवरी, उसके अंदर फ़र्क पड़ा, क्योंकि लोगों ने डिलीवरियां अपनी अस्पताल में करवानी शुरू कर दी। पहले तो ये फिक्र थी कि पैसे कहाँ से आएंगे, अब जब हुकूमत खुद ही पैसे दे रही थी, दवाइयाँ भी फ्री दे रही थी, तो जो औरतें जो ज़च्चगी में हमारे मसले मसाइल होते थे उनमें बहुत ज़्यादा कमी आ गई। तो ये कहना कि नेचुरली एक आइडियल सिचुएशन तो नहीं हो सकती थी, बट डेफिनेटली देयर वाज अ मार्क्ड इंप्रूवमेंट इन हेल्थ। और यही वजह है कि दोबारा खैबर पख्तूनख्वा ने दोबारा इलेक्ट किया है तहरीक इंसाफ को, वरना तो आपको पता है उनकी जो तारीख है उसके अंदर वो एक हुकूमत को दोबारा चांस नहीं देते अगर हुकूमत उनके मेयार पे ना उतरे। ठीक है, हमें एक वक्फे पे जाना है। हमारे साथ निहाल हाशमी साहब भी मौजूद हैं। हुकूमत साजी के लिए मुख्तलिफ स्टेप्स लेने, टफ स्टेप्स भी लेने पड़ेंगे। एक जो कॉम्प्रोमाइज़ का जिक्र कर रहे थे अंसार अब्बासी साहब, हमने देखा कि एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है बिटवीन MQM एंड PTI। से बात करेंगे निहाल हाशमी साहब से राइट आफ्टर ब्रेक। एंड वेलकम बैक। निहाल हाशमी साहब, MQM और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुआहदा हुआ, उसके कुछ पॉइंट्स ये हैं। कराची में मरदमशुमारी पर शिकायत के हवाले से कौमी असम्बली की करारदाद पर अमल कराया जाएगा। सिंध और पंजाब के बलदियाती निज़ाम में आइन के मुताबिक इस्लाह की जाएगी। कराची ऑपरेशन का असर-ए-नौ जायज़ा लिया जाएगा। कराची की तरक्की के लिए खसूसी पैकेज दिया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा की तरह पुलिस की इस्लाह की जाएगी। तमाम सरकारी मुलाजमतों में मेरिट पर भर्ती की जाएगी। हैदराबाद में एक आलमी मेयार की यूनिवर्सिटी कायम की जाएगी। जिन हल्कों में धांधली के इल्ज़ामात हैं उन्हें खोला जाएगा। निहाल हाशमी साहब, कैसे देखते हैं आप PTI और MQM के इत्तेहाद को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरिया इस इत्तेहाद के एग्रीमेंट के फोटोकॉपी से पहले इत्तेफाक से सोशल मीडिया पे मैं खान साहब का एक बयान देख रहा था जो उन्होंने टेलीविज़न को इंटरव्यू दिया था, गालिबन राना मुबशिर साहब को, जिसमें उन्होंने पूछा कि MQM के साथ आपके मुज़ाकरात और मामला तय पाएंगे। उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं। उन्होंने कहा इलेक्शन के बाद, इलेक्शन से पहले। उन्होंने कहा बाद में तय पाएंगे ना पहले तय पाएंगे। ये एक दहशतगर्द तंजीम है और हम इससे राब्ता नहीं रख सकते। तो एक तो बात ये हुई कि ये एक प्रिंसिपल बात थी। अब आई डोंट नो कि ये वो उनकी प्रिंसिपल थी जिसमें उन्होंने MQM को राइट ऑफ कर दिया था या आज का प्रिंसिपल है, अल्लाह बेहतर बता सकता है। मगर ये अब जो मुआहदा के ऑपरेशन के बाद, सुन तो लेना, लेट मी जस्ट ऐड, अब मैं दूसरा आपको दूसरा उसके बाद का क्लिप है या उससे पहले का है? अब मैं दूसरा हिस्सा बता रहा हूँ जो आपने मुआहदे बताए हैं, क्योंकि उसके बाद ये मुआहदा मेरे समझ में नहीं आ रहा किस बुनियाद पे मुआहदा और कैसे किया गया, क्योंकि बाज इसमें ऐसे मंदरजात हैं जो क्वेश्चनेबल हैं। मसलन पुलिस के इस्लाहात, इट इज नॉट द डोमेन ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट, इट इज द डोमेन ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। तो ये मुआहदा तो उनको प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ करना चाहिए, पीपल्स पार्टी के साथ करना चाहिए। फिर आ गया लोकल बॉडीज के हवाले से।
लोकल बॉडीज का भी जो डोमेन है वो फेडरल गवर्नमेंट का नहीं है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट का है, और ये मुआहदा उनको प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ करना चाहिए, उनके साथ अपनी वर्किंग रिलेशन को बेहतर करना चाहिए। जहां तक रह गया कौमी असेंबली में करारदाद, तो कौमी असेंबली में अक्सर बेशतर करारदाद पास की जाती है। अब आप आ जाए कराची पैकेज के हवाले से, तो कराची पैकेज ऑलरेडी मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट ने, PMLN की गवर्नमेंट ने एक भरपूर पैकेज दिया, जिसमें मास ट्रांजिट में ग्रीन बस के एक खतीर रकम से 30 अरब से ऊपर के रकम से ये बनाया गया, तकरीबन तकमील के मराहल तय कर चुका है। अब सिर्फ बस आना है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट बताएगी बस कब आएगा। जो लियारी एक्सेस वे था उसे भी कंप्लीट कर दिया गया, जो K24 है, पानी का K4 जो पानी की मंसूबा है कराची के हवाले से, उसके लिए भी फेडरल गवर्नमेंट ने फंड दे दिया है। अब सिर्फ रह गया कचरा उठाना। तो आप अगर कचरा उठाने का कोई मुआहदा कर लेते PTI के पार्टी से, अभी तो गवर्नमेंट नहीं, ऑब्वियसली वो गवर्नमेंट नहीं है, अभी गैर हतमी गैर उसके सरकारी नतायज के मुताबिक वो जीते हुए पाए गए हैं। तो मैं समझता हूं कि ये एक लॉलीपॉप दिया गया कराची के लोगों को। और जहां तक कराची ऑपरेशन का ताल्लुक है, तो सारे कराची के लोगों को याद होगा कि कराची ऑपरेशन पाकिस्तान की तमाम, मैं उस मीटिंग में था जिसमें प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने गवर्नर हाउस में सितंबर में किया था, जिसमें यह तय हुआ था, सारे पॉलिटिकल पार्टीज थे, MQM भी थी, और जिसमें तय किया गया था, और आप सब जानते हैं और आप सब गवाह हैं कि कराची में जिंदगी जीना बहुत मुश्किल और कठिन मराहल से गुजर रहा था। उस वक्त ये ऑपरेशन ऐसे नहीं हुआ। इस ऑपरेशन के लिए हमने आइन साजी की। मैं भी थी मीटिंग में। I was also part of the meeting, जर्नलिस्ट भी थे बहुत सारे वहां पर। जी बिल्कुल, you are very right, you are very right, ठीक है। So you're right। तो नहीं, अब आपको जो मैं बताना चाह रहा हूँ, ये ऑपरेशन ऐसे नहीं हुआ है। रेंजर्स यहाँ थी, पुलिस यहाँ थी, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज यहाँ थी, मगर वो पॉलिटिकल विल नहीं था। आइन साजी की गई, पार्लियामेंट से इख्तियार दिलवाया गया रेंजर्स को, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज को और पुलिस को। उसके बाद ये अपने मराहिल को तकमील तक पहुंचा। अब जहां पे लोगों के इसरार के बाद क्रिमिनल्स को पकड़ा जा रहा है, उस ऑपरेशन पे नजरसानी करने से पहले तमाम फरीक को जाना पड़ेगा, कराची के आवाम से, ताजिरों से, छोटे दुकानदारों से, कमजोर लोगों से, ठेले वाले, रेड़े वालों से, कि क्या ये ऑपरेशन जारी रहना चाहिए, ये बंद हो जाना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि ये एक लॉलीपॉप की इसकी जो रिक्वेस्ट थी वो थोड़ी सी ज्यादा सख्त थी। MQM ने जो भेजी थी उसको थोड़ा सा टोन डाउन करके उन्होंने कहा है कि हम इसके ऊपर एक नजरसानी करेंगे। लेकिन बहरहाल दैट्स अ क्वेश्चन जो आपने रेज किया। लेट मी ब्रिंग इट टू डॉक्टर साहिबा एज वेल। डॉक्टर साहिबा, आप लोगों की पार्टी का बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टांस रहा है अबाउट MQM, और इस ऑपरेशन में नजर आया कि MQM वाज पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, नॉट पार्ट ऑफ द सोल्यूशन इन कराची। उनसे आपने क्या अब कराची के ऑपरेशन पर डिस्कस करना है? मेरा ख्याल है फरिया, सबसे अहम चीज़ ये है कि MQM अब तो वो MQM ही नहीं है जिस MQM की वजह से ये सारा ऑपरेशन हुआ था। इफ़ यू रिमेंबर, तो डिसएसोसिएट इन्होंने अपने आप को किया था विद अल्ताफ़ हुसैन। असल मसला जो था कि द वे इट वाज बिहेविंग, वो तो अल्ताफ़ हुसैन की डायरेक्शंस पे जब उन्होंने अपने आप को डिसएसोसिएट किया, और पर्टिकुलरली जब ये बात सामने आई कि जी अल्ताफ़ हुसैन हैज़ बीन वर्किंग वेरी क्लोजली विद रॉ, और ये सारी बातें सामने आई, तो इन्होंने अपने आप को डिसएसोसिएट करके आपके सामने ही है जो तफरका आ गया। फिर उसके अंदर कुछ लोगों ने छोड़ के PSP ज्वाइन की, और जो बाकी रह गए MQM के अंदर, दिस इज़ नाउ नॉट द सेम पार्टी दैट वी वर टॉकिंग अबाउट देन। अब ये जो लोग सामने आए हैं, ये अब इन्होंने खुलेआम ये कहा है कि जी हम पाकिस्तान के साथ हैं, हम कोई ऐसी बात बर्दाश्त नहीं करेंगे जो पाकिस्तान के मुखालिफ होगी, एंड देयरफॉर इट इज़, आई वुड नॉट कॉल इट द सेम पार्टी। अब आ गया मसला, देखिए अगर हम फेडरल गवर्नमेंट में आते हैं और जो लोग, अगर जो सूबों को शिकायत है, फेडरल गवर्नमेंट का फ़र्ज़ है कि वो सूबों की शिकायत जो है उनको दूर करे। तो कोई ऐसा स्टांस हमने कोई ऐसा नहीं लिया जो एक फेडरल गवर्नमेंट को नहीं लेना चाहिए। अब इंशाल्लाह जब फेडरल गवर्नमेंट बनेगी तो सारे सूबों का उतना ही हक है, और इसी तरह कराची के लोगों का भी इतना हक है। और मैं आपको बात बताऊं सही कि कराची के ऊपर तो हमें सबको मिलके बहुत ज़्यादा काम इसलिए करना पड़ेगा। कराची वो शहर था जो सारे पाकिस्तान को अकोमोडेट करता था। इट इज़ स्टिल वन ऑफ द सिटीज़ विच इज़ गिविंग मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट टू पीपल फ्राम ऑल ओवर पाकिस्तान। हमें उस शहर के हालात हर हाल पे सबको मिलकर ठीक करने पड़ेंगे अगर हम चाहते हैं कि वो वाहिद शहर है जिसके खैबर पख्तूनख्वा से लेकर बलूचिस्तान, पंजाब के लोग वहाँ जाके नौकरियां करते हैं।
आई एग्री विद यू, लेकिन किस तरह से अलायंस को देखा जाएगा? व्हाट डू यू थिंक अंसार अब्बासी साहब? ये तो बात ठीक है कि वो वाली एमक्यूएम नहीं है, हमने देखा पहले भी आपस में बातचीत हुई है, लेकिन क्या कराची के लोगों को एक्सेप्टेबल होगा? कराची के लोगों ने एमक्यूएम को छोड़ के पीटीआई को वोट दिया, अब पीटीआई एमक्यूएम के साथ अलायंस कर लेगी? देखिए, मैं पहली बात तो ये है कि मैं डॉक्टर साहिबा की बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि पहले वाली एमक्यूएम नहीं है, और पहले वाली भी अगर होती एमक्यूएम तो एमक्यूएम को बेहतरी की तरफ लाने की कोशिश सबको करनी चाहिए थी, जो कि उस वक्त भी हम कहते थे कि देखें बेहतरी की तरफ आना चाहिए। अगर फर्ज करें वॉयलेंस थी आपकी पॉलिटिक्स में, तो वो तो अल्लाह का करम हुआ कि चले अल्ताफ हुसैन की वजह से वो उनका चैप्टर ही क्लोज हो गया, विच इज़ वेरी पॉजिटिव थिंग। देखिए, अलायंस का क्या किया जाएगा, चूँकि मैं इससे सिर्फ कहता हूँ ना, कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है कि जब आप ख़ुद इमरान खान साहब जब इस तरह की बातें करते रहे हैं, बहुत सी बातें कि जी एमक्यूएम को तो कभी भी हम इनके साथ तो कभी हुकूमत नहीं बना सकते, तो मैं ये कहता हूँ कि चूँकि जब रियल पॉलिटिक्स में अब आप आते हैं और जो कि अभी रियलिटीज़ को फेस कर रहे हैं, तो इसमें इनके पास अब ऑप्शन यही है कि जितने भी लोग हैं बाकी, बेशक वो आज़ाद हैं, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, छोटी बड़ी, छोटे अलायंस, बड़े जीडीए, व्हाटएवर, बिकॉज 3 पॉलिटिकल पार्टीज के साथ आप इस स्टेज के ऊपर आप अलायंस नहीं कर सकते, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन और एमएमए के साथ। बाकी हर एक को मिलाने की कोशिश है इनकी, और वो जाहिर है उस प्रिंसिपल का एक कंप्रोमाइज है जो प्रिंसिपल आपका पहले था। लेकिन एमक्यूएम का जहां तक ताल्लुक है, देखें एमक्यूएम के जो आप कहते हैं ना कि कराची में क्यों नहीं, तो क्यों यहाँ पे फेडरल में, देखें एमक्यूएम बेसिकली हमेशा एक क्लेवर वैसे पॉलिटिकल पार्टी है, उनको पता है कि असल पावर किसके पास है, उसको पता है कि जो अपरेंट आपको नज़र आ रहा है उसके पीछे भी कुछ लोग हैं, तो वो किसके साथ हैं। तो उस लिहाज से हमेशा इन्होंने फैसला जब भी किया तो उस लिहाज से उसी तरफ गए कि जहां इनको अपनी ये वाली जो है ना एस्पेक्ट, ये वाला जो एस्पेक्ट आपको बता रहा हूँ कि कौन कि पावर के लिहाज से कौन बेहतर है। ठीक है, सो ये सेइंग कि उनको लगा कि पावरफुल बाकी गेम है, सो लेट्स गो टुवर्ड्स बाकी देखें एक बात मैं आपको बता दूं कि जैसा भी है कंप्रोमाइज्ड मतलब है कि अलायंसेस बना रहे हैं इमरान खान, बट लेट मी अश्योर यू, मैं एक्सपेक्ट नहीं करता इमरान खान से, मैं नहीं सोच सकता कि इमरान खान वहाँ के ऊपर, वहाँ जो लॉ एंड ऑर्डर के हालात बेहतर हुए हैं उसके ऊपर कुछ भी कंप्रोमाइज करेंगे। बिल्कुल, आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट, और बल्कि ये नहीं सिर्फ मैं ये कहता हूँ कि ये तो रिटर्न में है ना, अनरिटर्न में देखिएगा आप एमक्यूएम के कोई लोग हो सकता है मिनिस्टर भी बनेंगे, यकीनन बनेंगे, और भी कुछ कंप्रोमाइज करने पड़ेंगे इनको अपनी कैबिनेट के ऊपर भी, ये जो गवर्नमेंट्स बना रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, इसके बावजूद मैं ये समझता हूं कि मेरिट और इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग का चूंकि कॉन्सेप्ट और विजन बहुत क्लियर है इमरान खान की, उस तरफ शायद ये अपना जो इनकी ज़ात का जो एक है ना, एक एम्फसिस है, वो शायद उसको कोशिश करेंगे कि जी प्रिवेल करें अपने आप को और वो चीज़ें लाएं जिसके बारे में वो हमेशा बात करते हैं। ओके, एक और जो मामला सिलेक्शन में हुआ कि एक तरफ तहरीक इंसाफ हुकूमत साजी के लिए जोड़ तोड़ तो कर रही है, मगर इलेक्शन 2013 में एक और कंट्रोवर्सी रही, वो धांधली के इल्जाम 2013 की तरह 2018 में भी नजर आ रहे हैं। तब आरोस का इलेक्शन कहा जाता था, इस दफा आरटीएस का इलेक्शन तकरीबन बना दिया गया है। ये वो सिस्टम है जिस पर कौम के 25 करोड़ रुपए लगे, मगर ये चल नहीं सका। इस पे जितने इल्जाम लगे हैं, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन बाबर याकूब ने मीडिया पर आकर इसकी वज़ीर लेट्स वॉच इट। डिले की वजह आरटीएस का प्रेशर में आके बैठना है, अदरवाइज कतन कोई इसके अंदर ना कोई घिनौनी साजिश है, ना कोई इसके ऊपर असरअंदाज हुआ है। एग्जैक्टली डिले की वजह ये हुई है कि तमाम प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ने कोशिश की कि हम इसके ऊपर इसको एक दफा भेजने की कोशिश जरूर करें। जब वो इसके अंदर कामयाब नहीं हो रहे थे, डिले हो रही थी, जब चेक किया तो फिर हमने उन सबको ये हिदायत दी है कि अब इसको फिलहाल आप आरटीएस को रहने दें। जो रिजल्ट उसके जरिए आना थे आ चुके, अब वो रिटर्निंग अफसरों के पास आके जो रिजल्ट है वो हमें फॉर्म 45 के मुताबिक ऑथेंटिक रिजल्ट हमें दें। We'll take a break and we will be right back. वेलकम बैक। आरटीएस की हम बात कर रहे थे, आरटीएस है क्या, एक नजर इस पर डालते हैं। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन में फौरी नताइज की तहसील के लिए
दो जदीद सिस्टम्स यानी रिजल्ट ट्रांसमिशन सिस्टम RTS और रिजल्ट मैनेजमेंट सिस्टम RMS मुतारिफ करवाए। रिजल्ट ट्रांसमिशन सिस्टम पोलिंग स्टेशन से इलेक्शन कमीशन तक नताइज पहुंचाने के लिए तैयार किया गया। RTS एक मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के स्मार्टफोन्स में इंस्टॉल किया गया। प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की जिम्मेदारी ये थी कि वो फॉर्म 45 की तस्वीर खींचकर RTS की मदद से इलेक्शन कमीशन को भेजेंगे। रिजल्ट मैनेजमेंट सिस्टम इलेक्शन कमीशन में नताइज को हतमी तौर पर मुरतब करने के लिए बनाया गया था। 9 जुलाई 2017 को कराची के हल्के PS 114 के ज़िमनी इलेक्शन में पहली बार RTS आजमाया गया था। 26 अक्टूबर 2017 को पेशावर के हल्के NHR के ज़िमनी इलेक्शन में भी RTS सिस्टम को कामयाबी से इस्तेमाल किया गया था। RTS की नाकामी पर तहकीकात का फैसला किया गया है। बाज़ हल्कों ने यह भी इल्ज़ाम लगाया है कि RTS पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड ने तैयार किया था, जिसके सरबराह डॉक्टर उमर सैफ हैं, मगर आज डॉक्टर उमर सैफ ने यह वजाहत की है कि RTS से पंजाब IT बोर्ड का कोई ताल्लुक नहीं, ये निज़ाम नादरा का तैयार करता है, मगर नादरा भी इस हवाले से बिल्कुल खामोश है। आई कम टू यू हाशमी साहब, इस मामले का अब तहकीकात तो हो रही है लेकिन हर एक पर ही तकरीबन इल्ज़ाम लग रहा है, इंक्लूडिंग PMLN, कि शायद उन्होंने इसके पीछे इसको डिले कर दिया, या पंजाब हुकूमत ने या इलेक्शन कमीशन। सो तहकीक किस तरीके से साफ और शफाफ होगी? फरिया, इस मुल्क में जब तहकीक की बात की जाती है तो इसके माने है उसे पसे पुश्त डाल दिया जाए। जब कमीशन बनाने की बात की जाती है तो इसके माने ये है, आम लोग समझते हैं कि उसे पसे पुश्त डाल दिया जाए। नादरा ने बड़ा क्लियर कहा हुआ है कि कोई सिस्टम में ख़राबी नहीं था, इसे डेलिबरेटली बंद किया गया है। तो मैं ये समझता हूँ, और देखिए बाद में सिर्फ ये एक लेकिन उस पे एक मौक़िफ़ ये भी है हाशमी साहब कि नादरा अपनी जिम्मेदारी लेना नहीं चाह रहा। सो यू कैन नॉट बिलीव एनीवन, इट हैज़ टू बी समबडी इंडिपेंडेंट जो तयन करे कि गलती कहाँ हुई है। तो आप ये बता देना कि इंडिपेंडेंट कौन है। फिर आप मीडिया के लोग हैं, आप बताएं कौन कर सकता है इंडिपेंडेंटली, हु विल रन दिस। और जहाँ तक आपने पंजाब गवर्नमेंट की बात की, तो पंजाब गवर्नमेंट वाज नॉट विद अस, वो जनाब रिजवी साहब, हसन अस्करी रिजवी साहब उसके सरबराह थे। PMLN की गवर्नमेंट नहीं थी, ऑफिशियल्स उनके थे, पोस्टिंग ट्रांसफर उन्होंने किया सरकारी अहलकारों की, हर डिपार्टमेंट की। हम तो No 1 थे वहाँ पे, हमारा क्या ताल्लुक और वास्ता बनता है। आज ही डॉक्टर सैफ कुरैशी ने ये बात, आपने जैसे कहा, सोशल मीडिया पे उन्होंने ऐलान किया है कि जनाब किसी किस्म की कोई हमारा इसके साथ कोई रब्ता और कोई रिश्ता नहीं है इस सारे RTS सिस्टम से। देखिए ये सिर्फ एक RTS वाली बात नहीं है, बात यह है कि आपने फॉर्म 45 भी नहीं दिया, आपने पोलिंग एजेंट्स को बाहर निकाल दिया। रिजल्ट जब दूसरे जमातों के हक में आने लगी तो फिर आप सोशल मीडिया देख लें, आपको पता चल जाएगा कि एक बड़ा मैनेज्ड किस्म का ये इलेक्शन था, जिसमें हर हाल में लाडले को जितवाना था, हर हाल में वो काम करना था। देखिए जो कल तक दूसरों के लिए हराम था वो अब सब हलाल हो गया है। जैसे खान साहब ने कहा था कि ये ब्लैकमेलर हैं, ये चोर हैं, ये करप्ट लोग हैं जो आज़ाद इलेक्शन लड़ते हैं, उन्होंने अपने लोगों को बर्खास्त भी कर दिया था, 20 लोगों को पार्टी से एक्सपेल कर दिया था। मगर आज वही सारे लोग जहाज़ पे बैठ के शहजादों की तरह लाए जा रहे हैं, उनकी बारात आ रही है सारी, और उनको वो गले में हार या जो भी उनका पट्टा है वो पहना रहे हैं। उसूल की बात नहीं हो रही, उसूल की सियासत नहीं हो रही है, मेरिट पे बात नहीं हो रही है, सारी एक दूसरे के ऊपर शिफ्ट किया जा रहा है। जो जिम्मेदारान है ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी। RTS हाशमी साहब, क्योंकि वक्त थोड़ा सा कम है, लेट मी ब्रिंग इन डॉक्टर साहिबा। डॉक्टर साहिबा, नादरा और इलेक्शन कमीशन RTS के फेल होने का जिम्मेदार एक दूसरे को ठहरा रहे हैं। सो किसका, हु शैल वी बिलीव? देखिए जी, मकसद ये है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आखिर किसी न किसी अदारे को लेनी पड़ेगी। एंड ऑफ द डे इफ एन इंक्वायरी इज प्रॉपरली हेल्ड, और इलेक्शन कमीशन को जरूर इसके ऊपर इंक्वायरी करनी चाहिए कि जिसकी जिम्मेवारी है उनको, उससे ज़्यादा तो उनको, मतलब उनको इससे ज़्यादा तो नहीं पता होगा ना, किसी और को तो शायद खबर ना हो। इफ़ द सिस्टम हैज़ बीन सेट अप ऑन द बिहेस्ट ऑफ इलेक्शन कमीशन, तो फिर इलेक्शन कमीशन को पता है किसने ये सिस्टम बनाना था, और अगर उसके अंदर कोई फॉल्ट आई है तो कैसे आई है। मेरा ख्याल है इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि इलेक्शन कमीशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये जो इस वक्त सवाल जवाब उठ रहे हैं, इस वक्त जवाब इलेक्शन कमीशन को ही देना पड़ेगा। और अहम चीज़ ये है कि अगर नादरा इन्वॉल्व थी इसके अंदर, तो फिर नादरा को इस सवाल का जवाब देना पड़ेगा कि अगर दे वर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग अप दिस सिस्टम, तो फिर आज जवाब दें कि वो सिस्टम क्यों नहीं काम किया। इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि इलेक्शन कमीशन को हमने हर तरीके से
मजबूत करना है और उसको ऑल पावरफुल इस वजह से करना है कि अगर ये अदारा मजबूत होगा तो आइंदा भी इलेक्शंस साफ शफाफ होंगी। अगर हम खींचातानी करते रहे, एग्जैक्टली प्लान तो यही था 2013 में भी इलेक्शन कमीशन ब्रिंग इन अंसार अब्बासी साहब ऑल्सो, क्योंकि अंसार अब्बासी साहब उस वक्त उन्होंने आर्टिकल भी लिखा था जिस वक्त धरना हो रहा था कि इलेक्शन रिफॉर्म्स के ऊपर हम चले जाएं, लेकिन ये मसला हल नहीं हुआ, फिर एक कंट्रोवर्सी खड़ी है। देखें, एक्चुअली इलेक्शन कमीशन ने मुझे तो बड़ा मायूस किया वैसे, हालांकि बहुत एम्पावर्ड है इलेक्शन कमीशन अब As compared to 2013। बिल्कुल एज कम्पेयर टू 2013 और बिल्कुल इंडिया की तरह। अगर आप टोटलिटी में देखें ना पूरे इलेक्शन को, तो इलेक्शन मेरी नज़र में मोस्ट कंट्रोवर्शियल इलेक्शन थे। पोलिंग डे बहुत अच्छा था, पोलिंग डे की शाम को जो इवेंट्स हुए वो बहुत कंट्रोवर्शियल थे। इलेक्शन से पहले की जो बात करें वो तो इंतहाई ख़तरनाक थे, प्री पोल रिगिंग थी और उसका सबसे बड़ा गवाह जो था, और इलेक्शंस को मैनेज किया गया था और उसके सबसे बड़े गवाह आप हैं, मतलब मीडिया है, और मीडिया से बड़ा कोई गवाह नहीं है उससे बड़ा। और मैं कहता हूँ कि इस पूरे इशू के टोटलिटी में जो है ना, इसको अगर इन्वेस्टिगेट करना है तो करवाएं इन्वेस्टिगेशन, उसकी कोई कमीशन बनाएं, वट एवर जो भी है। और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि मीडिया के लोगों को बुलाएं आप, मीडिया को ज़रा उनसे एफिडेविट्स लें कि जी किस किस्म के प्रेशर्स थे, क्या क्या चीज़ें आप क्यों नहीं दिखा रहे थे, बताएं। जिस वक्त नवाज शरीफ की वापसी हुई उस वक्त जो रैली थी तो किसने कहा क्यों आपने रैली नहीं दिखाई, तमाम चैनल्स ने क्यों नहीं दिखाई। आरटीएस की कंट्रोवर्सी है, इसके ऊपर क्या सलूशन है? देखें, इसके ऊपर मेरी इतलात ये है कि आरटीएस जो है ये नादरा ने बनाया था, ठीक, और लेकिन बनाने वाले का कसूर की बात नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ कि ये क्या हुआ कि जी आरटीएस जो पहले भी आप देखें कि इसको आजमाया भी गया, तो ये कोई इतना बड़ा, यहाँ तो लाखों के या करोड़ों की होते, आपको पता है ट्रैफिक चल रही होती है इसके ऊपर, इंटरनेट के ऊपर। ये क्या हो गया कि ये सिस्टम ही सारे का सारा बैठ गया ऑल ऑफ अ सडन। और फिर ना सिर्फ ये सिस्टम बैठा बल्कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ द पोलिंग स्टेशंस वो सब कहाँ गायब हो गए, वो क्यों नहीं लेके गए, जो कि हमेशा से वो था। और इस दफा भी था कि फौरी उन्होंने लेके जाना है और जाके आरओ के पास रिजल्ट लेके जाना है, वो कहाँ गायब हो गए थे। ये नहीं, मैं वैसे कह रहा हूँ, आप ये तो सबको पता है, 10 घंटे 12 घंटे 15-20 घंटे आए नहीं। नहीं आप एक मिनट अंसारी साहब, सॉरी अब्बासी साहब, आपके शहर मरी के हवाला आप जरा बता दें प्लीज, आप अपने शहर मरी का हवाल बता दें प्लीज। नहीं, अच्छा मरी नहीं, मैं इस्लामाबाद की बात कर रहा हूँ, आपको बताऊं इस्लामाबाद में नहीं आए, आरओ के दफ्तर के सामने अगर ऑफिस था, मगर शाह महमूद कुरैशी साहब पे रिजल्ट आ गया था, उस पोलिंग स्टेशन के प्रिजाइडिंग अफसर पहुंच नहीं सके आरओ के ऑफिस में। ये क्या था? हालांकि पहले जब ये सारा आरटीएस वगैरह